हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर की, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको दूसरे नाम से और बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री का सम बेसिक मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, मतलब केमिस्ट्री कैसे ओरिजिनेट हुई। तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, हम लोग क्या है, मैटर है। बस ये डिफरेंस हो सकता है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। वैसे हम क्या है, मैटर। अब मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जिसके पास मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाइज करेगा उसको क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर की हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लास मतलब फिजिकली सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्या होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स होती हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करो तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, जो डिवाइड होती है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस माने बिल्कुल प्योरिटी हो, जैसे एलिमेंट्स में एक ही टाइप का आइटम होता है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर माने मिक्सचर हो दो चीज़ों का, जैसे शुगर एंड वाटर मिलके मिक्सचर बन जाता है, तो ऐसे ही प्योर सब्सटेंस को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक ही टाइप के आइटम से मिलकर बना होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एनएस, ये सारे। और कंपाउंड क्या होते हैं, दो से ज़्यादा आइटम से मिलके बने, दो या दो से ज़्यादा आइटम, जैसे CO2, H2O, ये सारे क्या है, कंपाउंड्स। मिक्सचर की बात करें, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस माने सेम हो पूरे मिक्सचर में, मतलब जैसे चीनी पानी का घोल, वो पूरे ग्लास में सेम ही तो रहता है, कॉम्पोजिशन सेम ही होता है, तो उसके क्या बोलते हैं, होमोजीनस। हेट्रोजीनस माने जैसे तेल और पानी को मिक्स करें, वो मिक्स होएगा ही नहीं चाहे कितना भी मिक्स कर ले, तो वो क्या होता है हमारा हेट्रोजीनस। अब ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। अब हम कैसे पता कर लें कि जो डस्टर है हमारा सॉलिड है क्या, लिक्विड है क्या, गैस है, तो इसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स माने दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। थर्मल एनर्जी क्या होती है, किस मतलब पार्टिकल्स के मोशंस करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब आप ये बताओ कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो उसकी डिस्टेंस कम होगी या ज़्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगी, तभी तो दो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हुए तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हुई। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और थर्मल एनर्जी मतलब सबसे ज़्यादा मोशंस कौन सी स्टेट्स में होता है, गैस में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो फ्री होते हैं, तो गैस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो अब मैं इसको रब करके आपके लिए दूसरी स्लाइड लेके आई, जिससे आपका टाइम बचे। हमने बात कर ली मैटर की बात कर ली। मैटर को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस, केमिकल में प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में होमोजीनस, हेट्रोजीनस। सॉलिड लिक्विड गैस हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं मैटर के बाद क्या आता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कोई भी चीज़ किससे मिलकर बनी होगी, एटम्स से, और एटम्स किस, मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होंगे, एटम्स से। तो बात करते हैं एटम क्या है, सिंगल एलिमेंट, मतलब एक ही टाइप का एटम, मतलब सिंगल, जैसे ऑक्सीजन, आयरन, सोडियम एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स माने एक से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बने हैं, उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दो तरीके के हो सकते हैं, होमो एटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक। होमो का मतलब सेम, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हो, तो उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स भी सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने एटम्स हो, एक हो, दो हो, तीन, पर सेम होने चाहिए एटम्स, तो वो भी क्या होते हैं, एलिमेंट्स। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट्स है। हेट्रोएटॉमिक माने डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जैसे CH4, CO2, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। तो इस एग्जांपल में बात करते हैं NH3 की। NH3 की कितनी एटोमिसिटी है, मतलब ये क्या हमारा एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें एक एटम एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन का एटम है, तो कितनी होगी इसकी टोटल, 4, मतलब 4 एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। इसकी बात करें तो कितनी हो जाएगी, 8।
तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो किसके बेसिस पे, यूनिटरी मेथड के बेसिस पे। इन 20 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, मतलब 20 मॉलिक्यूल हमारे पास CH4 में, उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने हैं। अब भाई 20 मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकते हम, एक मॉलिक्यूल तो निकाल ही सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 4 है ना। तो 20 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 20 × 4 कितने होंगे, 80 एटम्स। अब ऐसे ही कार्बन की, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, 20 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 20 कार्बन। अब हमने ये मॉलिक्यूल से एटम निकाला, एटम से मॉलिक्यूल पूछे तो कैसे निकालना है। 600 एटम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11, मतलब कि 12 एटम, हमें कार्बन के एटम्स निकालने हैं ना, कि 600 एटम्स कितने मॉलिक्यूल में होंगे। तो 12 एटम्स कितने मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में। तो 600 एटम कितने मॉलिक्यूल में, 12 एटम एक मॉलिक्यूल में, तो एक एटम निकालते हैं पहले। एक एटम कितने में होगी, 1/12 मॉलिक्यूल में। और 600 एटम कितने में होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/12 × 600, 12 5 जा 60, 0, कितने आ गए, 50 मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर हमने मॉलिक्यूल से एटम जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसका, एटॉमिसिटी का। और हमें एटम से मॉलिक्यूल जाना है तो डिवाइड करेंगे एटॉमिसिटी को। क्यों एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर हमने क्या किया था, ये क्या है, इसकी एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन की तो ये है ना, कार्बन की एक है पर हाइड्रोजन की एक है, ओवरऑल मिला के कितनी होगी, 5। पर इसमें हमने किसकी बात करी है, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की कितनी है, 4 है। तो 20 × 4 कितना हो गया, 80। ऐसे इसका अपोजिट, तो 600 एटम कार्बन के कितने में, 12 में, मतलब 12 डिवाइड 600 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया, 50। तो हमने बात करी एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, अब हम बात करते हैं एटम्स के अंदर जाके देखते कि क्या है एटम्स के अंदर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो कितने कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम E- या सिंपल E से डिनोट कर सकते हैं, प्रोटॉन को E+ या फिर P से, न्यूट्रॉन को N के। अब इनका मास देखते हैं और चार्ज देखते हैं। तो इसका मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, इसका 1.672 × 10⁻27 kg, इसका 1.675 × 10⁻27 kg। फिर बात करते हैं एग्जैक्ट चार्ज की। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1.6 × 10⁻19, और प्रोटॉन का कितना होता है, +1.6 × 10⁻19, और न्यूट्रॉन का कितना होता है, 0। ये रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज क्या है, रिलेटिव मास माने किसी के रिलेटिव में, तो हम इसमें किसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं, कार्बन के रिलेटिव में निकालते हैं। अभी इसकी बात हम आगे करेंगे। जो ये रिलेटिव मास है वो इसका कितना होता है, 0, क्योंकि इससे तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, 10⁻31 kg, बहुत छोटी होगी, तो इसको हम कितना मान लेते हैं, अप्रोक्स 0। इसको 1 मानते हैं, इसको 1, क्योंकि ये दोनों सेम सेम, बस थर्ड यूनिट पे जाके डिफरेंस है। अब बात करते हैं रिलेटिव चार्ज की, तो कितना होता है, इसका -1, इसका +1, इसका 0। ये जो रिलेटिव चार्ज होता है हमारा यूनिट लेस होता है, और ये जो रिलेटिव मास होता है ये यूनिट होता है इसकी। तो अब किसी ने पूछा हमसे कि रिलेटिव चार्ज निकालो, एब्सोल्यूट चार्ज निकालो, दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट नहीं होता है। तो इसका रिलेटिव चार्ज कैसे निकालेंगे, ये जो 2 है ना, ये क्या बता रहा है कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, -1 क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसका रिलेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -2। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होगा, कि 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, मतलब 2 ही तो आए हैं, तो 2 × इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ऐसे निकालते हैं रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज। हमने क्या पढ़ा, एटम्स पढ़ लिए, एटम्स के घर में गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब ये तो पता करें कि एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमको अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं नेम के द्वारा। तो एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर है उसको किससे डिनोट करते हैं, Z से, किससे, Z। और जो मास नंबर है उसको किससे डिनोट करते हैं, A से।
एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसके इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एक मॉलिक्यूल में या फिर एक एटम में, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा नीचे होगा और जो मास नंबर है वो हमेशा ऊपर होगा। और इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, बस एटॉमिक नंबर नीचे होगा और जो मास नंबर है वो ऊपर होगा। ये क्या नोट पॉइंट है, जो एटॉमिक नंबर है एंड मास नंबर है कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, जीरो एंड नेगेटिव। मतलब ये ट्रू भी है क्योंकि जो एटॉमिक नंबर की बात करें 11, 23, 24 ऐसी वो होल नंबर में ये ना ही कभी फ्रैक्शनल होगा, ना ही जीरो होगा, ना ही कभी नेगेटिव होगा। ओके, तो अब बात करते हैं हमने, अब इसके ये बता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने कितने हैं। तो ये सोडियम है, सोडियम के प्रोटॉन कितने होंगे एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो प्रोटॉन कितने होंगे 11, न्यूट्रॉन कितने होंगे, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से अगर हम प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12। और इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पता नहीं कैसे कितने होंगे। इसकी बात करें प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8 और इलेक्ट्रॉन पता नहीं। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। दो टाइप के एटम्स हो सकते हैं कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड एटम मतलब न्यूट्रल हो तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके इक्वल टू होते हैं, प्रोटॉन के। और अगर हमारे जो एटम्स या मॉलिक्यूल चार्ज हो जिनको हम क्या बोलते हैं आयंस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल टू नहीं होंगे। तो आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायन एनायन। कैटायन माने पॉजिटिव, एनायन माने नेगेटिव। एग्जाम्पल ये रहा Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, पॉजिटिव माने गया है, तभी तो उस पर नेगेटिविटी कम हो गई है। और एनायन माने नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आया है, तभी तो उस पर नेगेटिविटी और ज़्यादा हो गई है। पॉजिटिव का मतलब नेगेटिविटी चली गई और नेगेटिव का मतलब नेगेटिविटी आ गई। तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11 थे, 11 में से बन गया कितने में से 10। इसमें कितने होंगे 17, एक आया कितने होंगे 18। तो इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन में, ये न्यूट्रल है तो कितने होंगे प्रोटॉन के इक्वल, ये भी न्यूट्रल है तो कितने होंगे प्रोटॉन के इक्वल। तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा जिससे मुझे और मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकूँ। थैंक यू।